गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, लास्ट में कहाँ तक पहुँचे? नसीराबाद छावनी। मतलब अच्छा, राजस्थान की स्थिति लिख रहे थे अपन। 1857 की क्रांति के कारण और तात्कालिक कारण पढ़ने के बाद अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में क्रांति की सूचना कौन सी मई को पहुंची थी? 19 मई। और 19 मई को क्रांति की सूचना कहां पहुंची थी? माउंट आबू। उसके बाद राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कौन सी मई से हुई थी? 28 मई। और फिर अपन पढ़ रहे थे कि भाई क्रांति शुरू होने से पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी। तो राजस्थान में अंग्रेजों ने अपना प्रशासन चलाने के लिए किसकी स्थापना कर रखी थी? राजपूताना रेजिडेंसी। कब बनी थी राजपूताना रेजिडेंसी? 1832। मुख्यालय कहां पर था? अजमेर। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? एजीजी। राजस्थान का पहला एजीजी कौन बना? लोकेट। और क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसी राजपूताना रेजिडेंसी ने पूरे राजस्थान को मैनेज करने के लिए कितने ग्रुप बना रखे थे? 8। उन 8 ग्रुपों में 3 ग्रुप को कहते थे एजेंसी, और 3 को क्या कहते थे? रेजिडेंसी, और 5 को एजेंसी। एजेंसी का मुखिया पीए, और रेजिडेंसी का मुखिया रेजिडेंट। फिर अपन ने पढ़ा था कि क्रांति के समय राजस्थान में पीए कौन कौन थे। तो मारवाड़ में पीए कौन था? पीए बोल दो चाहे रेजिडेंट बोल दो, दोनों की ताकत सेम थी। तो मारवाड़ का पीए मैकमोसन, मेवाड़ में सावर्स, कोटा में बर्टन, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, और सिरोही में जेडी हॉल। यहां तक अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने राजस्थान के अंदर अपनी आर्मी कितनी जगह बिठा रखी थी? 6। जहां आर्मी रहती है उसको क्या कहते हैं? छावनी। तो पहली छावनी अपन पढ़ रहे थे नसीराबाद। अभी परीक्षा में प्रश्न आया था कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण छावनी कौन सी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछ ले, चाहे सबसे पुरानी पूछ ले, चाहे सबसे बड़ी पूछ ले, सबका उत्तर एक ही होगा। क्या उत्तर होगा? नसीराबाद। किसने बनाई थी? नसीराबाद डेविड ऑक्टरलोनी ने। इस छावनी में कितनी सैनिक टुकड़ियां रहती थी? 3 रहती थी। एक तो 15वीं बीएनआई का पूरा नाम है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बीएनआई लिखते रहे। 15वीं बीएनआई के अलावा 30वीं बीएनआई, और एक रहती थी मुंबई लांसर्स। ये छावनी कब बनी थी? कल मैंने 1838 बोल दिया था, 38 नहीं 1818 में। इसकी डेट लिख लेना, 1818। नसीराबाद छावनी कब बनी थी? स्थापना की डेट, हालांकि डेट पूछे तो नहीं लेकिन लिख लो, 1818। 38 नहीं है, 18 है। 1818। 38 लिखवाया था क्या कल? ठीक है, 1818 लिख लेना। 1818 नसीराबाद छावनी 1818 में बनी थी। और नीचे लिख लो सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ी छावनी। नसीराबाद में लिखना है सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण छावनी, सबसे महत्वपूर्ण छावनी। ये लो भाई, आपकी पहली छावनी हो गई नसीराबाद। नसीराबाद के बाद दूसरी हेडिंग लगाओ ब्यावर छावनी। टोटल 6 छावनियां हैं, वो पहले अपने को पता रहे। नसीराबाद अपन ने कल पढ़ ली थी। उसके बाद अगला हेडिंग लगाओ ब्यावर सैनिक छावनी। ब्यावर सैनिक छावनी किसमें और क्या होगा? नसीराबाद में ब्यावर सैनिक छावनी। नसीराबाद में विद्रोह होगा, वो विद्रोह अभी थोड़ी देर बाद में होगा। अभी अपन लड़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल और केवल राजस्थान की क्या पढ़ रहे हैं? स्थिति कि राजस्थान में टोटल सैनिक छावनियां कितनी थी? 6।
अब नसीराबाद में लड़ाई क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन मरेगा, कौन जिएगा, वो थोड़ी देर बाद में होगा। तो पहले स्थिति पढ़ रहे हैं। तो स्थिति में दूसरी सैनिक छावनी है ब्यावर सैनिक छावनी। ब्यावर सैनिक छावनी कहां पर है? ब्यावर। अब खुद कौन सा जिला बन गया है? ब्यावर। तो सबसे पहली बात तो ब्यावर सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1836 में हुई थी। 1836 में करने वाला बंदा कौन था? तब अपन बताएंगे मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन ने कौन सी सैनिक छावनी बनाई थी? ब्यावर, 1836 में। और ब्यावर सैनिक छावनी में जो बटालियन रहती थी, यानी जो सैनिक टुकड़ी रहती थी, उस सैनिक टुकड़ी का नाम कौन सा लीजियन था? मेरवाड़ा। जैसे नसीराबाद में कौन सी आर्मी रहती थी? 15वीं BNI, 30वीं BNI और मुंबई लांसर्स। वैसे इसके अंदर जो सैनिक टुकड़ी रहती थी उसका नाम कौन सा लीजियन था? मेरवाड़ा। छावनी कब बनी थी? 1836। हालांकि मेरवाड़ा लीजियन तो बहुत पहले ही बन गई थी, लेकिन छावनी 1836 में बनी थी। किसके द्वारा? मेजर डिक्सन। अब इसका नाम ब्यावर क्यों है? जैसे नसीराबाद का नाम नसीराबाद क्यों है? अपन ने पढ़ा कि डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि थी नसीर, और नसीर द्वारा आबाद छावनी क्या कहलाई थी? नसीराबाद। तो ब्यावर छावनी का नाम ब्यावर क्यों पड़ा? महेंद्रावर पड़ जाता। ब्यावर क्यों पड़ा? ब्यावर इसलिए पड़ा कि आप में से कुछ लोग ब्यावर गए होंगे, कुछ कभी जाएंगे, तो आप देखेंगे। अभी मान लीजिए आपको जयपुर से जोधपुर जाना है। जयपुर से जोधपुर जाना है तो किस रूट से जाओगे आप? जयपुर से सीधा पहले जाओगे अजमेर, इधर से सीधा 200 फीट बाईपास, 200 से सीधा किशनगढ़, अजमेर। अजमेर से आगे सीधा हाईवे कहां पर? ब्यावर। और ब्यावर से सीधा आगे बर बिलाड़ा जैतारण होते हुए सीधा का सीधा आपका जोधपुर का हाईवे बना हुआ है। आप कभी इधर से रोड से गुजरोगे तब कभी भी गौर से देखना, ब्यावर से 10-15 किलोमीटर पहले और ब्यावर से निकलने के 10-15 किलोमीटर बाद तक ब्यावर के चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और घने जंगल ही जंगल है। रोड के किनारे दोनों साइड देखोगे तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां और जंगली जंगल है, यानी बिल्कुल सुनसान सा एरिया है। वो जो एरिया है बिल्कुल सुनसान सा, करौली की डांग की तरह वो नजर आता, सुनसान सा एरिया। अब दूसरा, पुराने टाइम के अंदर जब अंग्रेज अजमेर में रहते थे, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर तो कौन सा था? अजमेर। अजमेर से अंग्रेजों का जयपुर भी आना होता था, अंग्रेजों का जोधपुर भी जाना होता था। और अंग्रेजों की कोई भी गाड़ी अजमेर से जोधपुर जाती, सामान लेके जाती, हथियार लेके जाती, रुपए पैसे लेकर जाती, तो ब्यावर के आसपास उन अंग्रेजों की गाड़ियों को खूब लूटा जाता था, क्योंकि उन घने जंगलों के अंदर लुटेरे गैंग बना बना कर बैठे रहते थे। जैसे ही हाईवे पर गाड़ी आई, गाड़ी को रोका, लूटपाट किया और घने जंगलों में, पहाड़ियों में वापस भाग जाते थे, किसी की पकड़ में भी नहीं आते थे। अंग्रेज इन लुटेरों से परेशान हो गए थे, रात बेरात तो वहां से निकलना दूभर सा हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि यार हमें तो पता है, हम तो रोज आते जाते, हमारे साथ तो लूटपाट होती है, किसी आम बंदे के साथ लूटपाट ना हो। इसलिए ब्यावर से 15-20 किलोमीटर पहले और 15-20 किलोमीटर आगे तक लगातार अंग्रेजों ने सड़क के किनारे बोर्ड लगा रखा था, बी अवेयर। क्या लगा रखा था? बी अवेयर। हर 200 मीटर के ऊपर बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, ताकि वाहन चालकों को बार बार यह निर्देश दिया जा सके। बी अवेयर का मतलब सावधान रहिए, सावधान रहिए, यहां पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यूं कम से कम 100-150 बोर्ड लगे हुए थे, बी अवेयर, बी अवेयर। उस संवेदनशील क्षेत्र में जो 20-30 किलोमीटर का एरिया था, उस एरिया में 150 से भी ज्यादा बी अवेयर के बोर्ड लगे हुए रहे। और बाद में वहीं पर एक नगर बना, तो अपने लोगों ने पूछा कि यह कौन सा नगर है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बी अवेयर वाला नगर है। और बी अवेयर से सब बताओ क्या बन गया था? ब्यावेर, ब्यावेर, ब्यावेर करते करते ये क्या बन गया था? ब्यावर। अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण बी अवेयर के दिशा निर्देशों के नाम पर यह शब्द बनाता ब्यावर। ब्यावर नगर की स्थापना और ब्यावर छावनी दोनों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मेजर डिक्सन। राजस्थान का एकमात्र वह अंग्रेज अधिकारी जो आज भी राजस्थान में लोक देवता की तरह पूजा जाता है, वो अंग्रेज अधिकारी मेजर डिक्सन है। मेजर डिक्सन को ब्यावर के लोग आज भी देवता की तरह पूजते हैं। आप कभी ब्यावर जाएंगे तो ब्यावर के सदर बाजार के अंदर जो मेन चौक है, वहां पर मेजर डिक्सन की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। आज भी देवता के रूप में क्यों पूजते हैं? क्योंकि जब ब्यावर की स्थापना डिक्सन ने की थी, तब डिक्सन ने ब्यावर नगर के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी मूर्ति लगा दी थी।
1836 के आसपास। बाद में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो आप जैसे जो गरम दल के क्रांतिकारी थे उन्होंने इस डिक्सन की मूर्ति को तोड़ दिया था। बोला अब अंग्रेजों का इस देश में क्या काम, अंग्रेज जब भागे तो अंग्रेजों की मूर्तियों को भी तोड़ दियो। ब्यावर के मेन सर्किल पर लगी मेजर की डिक्सन की मूर्ति को जब ब्यावर के लोगों ने तोड़ा तो उसके 3 साल बाद तक ब्यावर में कंटिन्यू अकाल पड़ गया था, बरसात की बूंद तक नहीं गिरी थी। ब्यावर की प्रजा भयंकर परेशान थी, इधर उधर से महाराज से भोपा जी से पूछना शुरू किया कि क्या करे, चारों तरफ बरसात हो रही है, ब्यावर के आसपास बरसात नहीं हो रही। तो किसी भोपा जी ने उनको सलाह दी कि जब तक मेजर डिक्सन की दोबारा मूर्ति नहीं लगेगी बरसात नहीं होगी, और तुम डिक्सन की मूर्ति लगा दोगे तो बरसात हो जाएगी। डिक्सन तो तुम्हारा भोमिया जी महाराज था, तुमको बसाया ही डिक्सन ने था, और तुमने डिक्सन की मूर्ति तोड़ दी। और ब्यावर के लोगों को जब किसी भोपा जी ने बताया तो ब्यावर के लोगों ने संगमरमर की, मार्बल की, बढ़िया मकराना के पत्थर से एक डिक्सन की मूर्ति लगा करके मेन ब्यावर के सदर बाजार तिराए के ऊपर बड़ी मूर्ति लगाई। और जैसे ही डिक्सन की मूर्ति लगी अगले 5-7-10 दिन के अंदर ब्यावर के अंदर जमाजम बरसात हो गई थी। तब से ब्यावर वालों में यह विश्वास बैठ गया कि यार अपना भोमिया जी तो कौन सा महाराज है, डिक्सन महाराज। और आज भी जब डिक्सन वगैरह की जयंती वगैरह आती है तो ब्यावर के लोग वहां पुष्प वगैरह जाकर के अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखना, वह है अंग्रेज जो राजस्थान में देवता की तरह पूजा जाता है, वो अंग्रेज कौन सा है, मेजर डिक्सन। ब्यावर के संस्थापक भी कौन है, मेजर डिक्सन। कब स्थापित हुई, 36। साथ के साथ यह भी याद रहे कि पूरे भारत का अंतिम शहर है ब्यावर, जिसके चारों तरफ परकोटा है। ब्यावर के बाद भारत में कोई ऐसा शहर नहीं बना जिसके चारों तरफ परकोटा बना था। परकोटा का मतलब समझते हो, जिस शहर के चारों तरफ 4 दीवारी है। जैसे आज आप जयपुर में बैठे हो, क्या जयपुर के चारों तरफ परकोटा है या नहीं है? परकोटा का मतलब जो 4 दीवारी के अंदर बंद हो। आज मान लीजिए जयपुर का प्रशासन चाहे तो क्या 2 मिनट के अंदर पूरे जयपुर को जाम कर सकता है क्या? कि जयपुर का अंदर जो बंदा है वो जयपुर से बाहर नहीं जा सकता, और जयपुर के बाहर जो बंदा वो जयपुर के अंदर नहीं आ सकता। क्या प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में पूरे जयपुर को जाम कर सकता है? कर सकता है। 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड में कर सकता है। आप और आज जो आप और मैं बैठे हैं जयपुर में नहीं बैठे हैं। अभी अपन जयपुर में बैठे हैं या आधुनिक जयपुर में? आप में से कई लोग तो जयपुर अभी गए ही नहीं है। अभी जहां अपन बैठे हैं वो जयपुर नहीं है, ये आधुनिक जयपुर है। और आधुनिक जयपुर का निर्माता है मिर्जा इस्माइल। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल, और जयपुर का निर्माता है सवाई जय सिंह। तो जयपुर को अपन गुलाबी नगरी कहते हैं। यहां कहीं आसपास में तुम्हें गुलाबी रंग नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपन जयपुर में है ही नहीं। जयपुर होता तो गुलाबी रंग होता। अपन आधुनिक जयपुर के अंदर बैठे हैं। जयपुर में तो आप में से कुछ एक लोग गए होंगे, कुछ तो अभी गए नहीं होंगे। जो पुराना शहर है जयपुर, उसके 7-8 दरवाजे हैं। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा अजमेरी गेट, नाम सुना है? क्या है अजमेरी गेट? अजमेरी गेट है क्या? अजमेरी गेट जयपुर का दरवाजा है एक, चारों तरफ दीवार है जयपुर के, और इसमें से अजमेरी गेट में से लोग अंदर जाते हैं, अजमेरी में से बाहर निकल जाते हैं। कभी तुमने नाम सुना होगा सांगानेरी गेट? तो क्या है सांगानेरी गेट? एक दरवाजा है। कभी आपने गेट नाम सुना होगा चांदपोल? क्या है चांदपोल? एक दरवाजे का नाम है। कभी आपने सुना होगा जोरावर सिंह गेट? जोरावर सिंह गेट एक बताओ क्या है? दरवाजा। कभी आपने सुना होगा कि गलता गेट? कभी सुना होगा न्यू गेट? कभी सुना होगा ध्रुवे पोल? ये सब जयपुर के दरवाजों के नाम है। और इन दरवाजों को बंद कर दे तो जयपुर के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जयपुर के अंदर का बंदा बाहर नहीं जा सकता, बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता। पूरा प्रकोटे युक्त जयपुर का शहर है, चारों तरफ 4 दीवारी है। और जयपुर के प्रकोटे को तो वर्ष 2019 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का बताओ क्या दिया है, दर्जा। तो जयपुर के चारों तरफ प्रकोटा है, जोधपुर के चारों तरफ प्रकोटा। आपको ऐसा कोई भी शहर जिसमें किसी स्थान के नाम के पीछे गेट लगा हुआ मिल जाए या दरवाजा लगा हुआ मिल जाए, समझ जाना कि उस शहर के चारों तरफ पहले प्रकोटा था। अब भले ही आबादी के कारण वो नजर नहीं आता हो। जैसे कई क्षेत्रों में, कई शहरों में ऐसा होता ना, सांगानेरी गेट बना हुआ है, दिल्ली दरवाजा बना हुआ है, धौलपुरी गेट बना हुआ है, सोजती गेट बना हुआ। एरियो के नाम होते हैं, सोजती गेट, नकाश गेट, धौलपुरी गेट, आगरा गेट। अगर किसी भी शहर में किसी लोकेशन का नाम के पीछे गेट आ रहा है, मतलब पुराने टाइम में उस शहर के चारों तरफ प्रकोटा होता था। और पूरे भारत का अंतिम शहर जिसके चारों तरफ प्रकोटा था, वो शहर कौन सा था? ब्यावर। ब्यावर के बाद जितने भी नगर बने उनमें किसी भी के चारों तरफ प्रकोटा नहीं था।
पुराने टाइम की ये स्टाइल ही हुआ करती थी कि अपने राजा महाराजा परकोटा बनाते ही थे। जैसे आप कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा अपन आगे पढ़ेंगे, तो कालीबंगा सभ्यता के चारों तरफ परकोटा था या नहीं था? चारों तरफ चार दीवारी थी या नहीं थी? थी। और एक नहीं, कितना परकोटा था? 2। तो पुराने टाइप के गांव और नगरों की बसावट ऐसी होती थी कि गांव के चारों तरफ दीवार खींच देते थे ताकि कोई लुटेरा गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो नीचे लिख लो ब्यावर में 2-3 बातें। ब्यावर सैनिक छावनी, आगे डेट डाल लो, 1836। 1836 स्थापना मेजर डिक्सन। स्थापना मेजर डिक्सन। स्थापना मेजर डिक्सन। स्थापना मेजर डिक्सन। नेक्स्ट, सैनिक टुकड़ी छावनी में कौन सी टुकड़ी रहती थी? सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी के आगे लिखो मेरवाड़ा लीजियन। मेरवाड़ा लीजियन। इस ब्यावर छावनी में जो टुकड़ी रहती थी उसका नाम था मेरवाड़ा लीजियन। मेरवाड़ा लीजियन। नेक्स्ट, पूरे भारत का अंतिम शहर ब्यावर है जिसके चारों तरफ परकोटा बना है। पूरे भारत का अंतिम शहर ब्यावर है। पूरे भारत का अंतिम शहर ब्यावर है जिसके चारों तरफ परकोटा बना है। पूरे भारत का अंतिम शहर ब्यावर है जिसके चारों तरफ परकोटा बना है। जिसके चारों तरफ परकोटा बना है। नेक्स्ट, मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन ब्यावर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेजर डिक्सन ब्यावर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मेजर डिक्सन ब्यावर में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये लो भाई, आपकी दूसरी सैनिक छावनी थी ब्यावर छावनी, जिसकी स्थापना मेजर डिक्सन ने की थी, और यहां रहने वाली सैनिक टुकड़ी का नाम था मेरवाड़ा लीजियन। नेक्स्ट, तीसरा लिखो एरिनपुरा सैनिक छावनी। 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 कहां है एरिनपुरा? ध्यान रहे, क्रांति के समय यह सैनिक छावनी कौन सी रियासत में स्थित थी? सिरोही। और वर्तमान में यह सैनिक छावनी कौन से जिले में पड़ती है? पाली। जिस समय क्रांति हो रही थी तो एरिनपुरा सिरोही रियासत के अधीन आता था, और वर्तमान में यहां पाली जिला लगता है। इस छावनी की स्थापना 1842-43 के अंदर की गई थी, और 1842-43 के अंदर इस छावनी की स्थापना की गई। यहां पर करने वाले का नाम तो भी लिखेंगे लिखेंगे। यहां पर जो सैनिक टुकड़ी रहती थी, उस सैनिक टुकड़ी का नाम बताओ कौन सा लीजियन था? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के द्वारा जो है जोधपुर लीजियन नामक टुकड़ी रहती थी। और जैसे यहां पर ब्यावर में कौन सी लीजियन? मेरवाड़ा। लेकिन इस जोधपुर लीजियन की एक खास बात थी, ये जो जोधपुर लीजियन है इसमें लगभग 5000 सैनिक हुआ करते थे। 5000 सैनिकों की एक बटालियन थी, लेकिन इसमें ज्यादातर सैनिक उत्तर प्रदेश के थे, यूपी के सैनिक थे, लेकिन इनको यहां एरिनपुरा वाली छावनी में रखा जाता था।
अब राजस्थान से उत्तर प्रदेश राज्य किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में होने के कारण अपने वाले लोग इनको चुड़ाते हुए कहते थे कि ये तो पूर्विया है, अपने नहीं है, पूरब से आकर के यहां रहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहा जाता था? तो वो एरिनपुरा के सैनिकों को कहा जाता था, क्योंकि ज्यादातर सैनिक यूपी के हैं, यूपी राजस्थान से पूर्व दिशा में है, इसलिए अपने सैनिक इनको पूर्व दिशा से आने के कारण पूर्विया पूर्विया कहते, और पूर्विया से शब्द क्या बन गया था? पूर्विया। पूर्विया के द्वारा ये सैनिक छावनी पूर्विया सैनिक कहलाते थे। छावनी 1842-43 में किसके द्वारा बनाई गई थी? मेजर डाउनिंग, अंग्रेज अधिकारी का नाम था मेजर डाउनिंग। डाउनिंग ने यह छावनी बनाई थी। और डाउनिंग एरन गांव इंग्लैंड का रहने वाला था। एरन गांव पड़ता है इंग्लैंड में, वहां का रहने वाला कोई अंग्रेज ऑफिसर था मेजर डाउनिंग। जब उसने छावनी बनाई तो डाउनिंग को ऐसा लगने लगा कि यार अपने गांव को भी आने वाले समय में लोग याद करें कम से कम, तो मेरे नाम पर छावनी नहीं बनाकर मेरे गांव के नाम पर इस छावनी का नाम रख देता हूं। ये खुद एरन गांव का होने के कारण प्रारंभिक समय में इस छावनी का नाम रखा एरनपुरा, और एरनपुरा शब्द आगे जाकर किस शब्द में कन्वर्ट हो गया था? एरिनपुरा। यानी इस छावनी का नाम एरिनपुरा किसके गांव के नाम पर रखा गया है? मेजर डाउनिंग। और ये एरन गांव मूलतः कौन सी कंट्री में पड़ता है? इंग्लैंड। तो नीचे लिख लो एरिनपुरा छावनी। स्थापना 1842-43। स्थापना 1842-43। मेजर डाउनिंग, मेजर डाउनिंग, मेजर डाउनिंग, मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग के नीचे तीर लगा के लिख लो एरन गांव इंग्लैंड, ताकि आपको पता रहे कि इसका नाम एरिनपुरा क्यों पड़ा। मेजर डाउनिंग के नीचे तीर लगा के लिख लो एरन गांव इंग्लैंड। एरन, एरन गांव इंग्लैंड, एरन गांव इंग्लैंड, एरन, एरन गांव इंग्लैंड। और एरन गांव इंग्लैंड का होने के कारण इसका नाम कौन सा पूरा पड़ा था? एरनपुरा। और आगे जाकर ये क्या बन गया था? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा छावनी 42-43 में बनी थी, डाउनिंग ने बनाई थी। कहां पर स्थित है? तो क्रांति के समय किस रियासत में? सिरोही। और वर्तमान पाली। तो इसी में लिख लो क्रांति के समय सिरोही रियासत में, 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 सिरोही रियासत में, वर्तमान पाली जिले में स्थित, वर्तमान पाली जिले में स्थित, वर्तमान पाली जिले में स्थित। नेक्स्ट, सैनिक टुकड़ी। इस छावनी में कौन सी बटालियन रहती थी? सैनिक टुकड़ी। बटालियन बोल दो, टुकड़ी बोल दो, एक ही बात है। सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी। सैनिक टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। सैनिक टुकड़ी का नाम जोधपुर लीजियन, लीजियन, जोधपुर लीजियन। और जोधपुर लीजियन में लगभग कितने सैनिक थे? 5000, जो ज्यादातर कहां के सैनिक थे? यूपी के। और इनको यहां इस छावनी में रखा जाता था, इसलिए जोधपुर लीजियन के सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? पूर्विया सैनिक। तो जोधपुर लीजियन के नीचे तीर लगा के लिख लो इस टुकड़ी के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहते थे। ऐसी बंद करवानी है, चलवानी है, ऐसी चला दे भाई। इस टुकड़ी के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहते थे। इस टुकड़ी के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहते थे। पूर्विया, पूर्विया सैनिक कहते थे। पूर्व दिशा से आए थे इसलिए पूर्विया सैनिक कहते थे। ये लो भाई आपकी ये 3 छावनियां जो कि महत्वपूर्ण है, अंग्रेज ऑफिसरों ने बनाई थी। नसीराबाद की छावनी ऑक्टरलोनी ने बनाई,
ब्यावर की छावनी डिक्सन ने बनाई और एरिनपुरा की छावनी डाउनिंग। अब तीन छावनियां छोटी है जो किसी अंग्रेज ऑफिसर द्वारा नहीं बनाई गई, अपने ही लोगों ने मिलजुल करके 10-15 लोगों ने सलाह के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर वो छावनियां बनी थी। इसलिए उनके संस्थापक वगैरह आपको याद नहीं रखने, उनके केवल स्थान याद रखने हैं। स्थानों में एक सैनिक छावनी बताओ कौन सी है? नीमच। नीमच वैसे अपना भाग नहीं है, नीमच कहां पर है? एमपी। लेकिन क्रांति के समय नीमच किस रियासत में आती थी? मेवाड़। नीमच मेवाड़ में आती थी। नीमच में कौन सी बटालियन रहती थी? दो रहती थी। एक तो 34 INS, 34 INS, और एक रहती थी कोटा लीजियन या कोटा कंटेलिजेंट बोल दो, कोटा लीजियन सेकेंड। कोटा लीजियन दो थी, कोटा लीजियन सेकेंड। कोटा लीजियन फर्स्ट जो कि मेन टुकड़ी थी, ये कौन सी छावनी में रहती थी? देवली। देवली में जो बटालियन रहती थी वो रहती थी कोटा लीजियन, लेकिन कोटा लीजियन वो कौन सी थी? फर्स्ट। कोटा लीजियन सेकेंड और 34 INS। INS का मतलब है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। ये बटालियन आपकी किस छावनी में थी? नीमच। और एक सैनिक छावनी कौन सी थी? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा में जो बटालियन रहती थी उसका नाम था MBC। MBC का मतलब है मेवाड़ बील कोर। मेवाड़ बील कोर। खेरवाड़ा है उदयपुर में, देवली है टोंक में, नीमच अब MP में है, उस समय कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़। तो बस नीमच में कौन सी बटालियन रहती? एक बटालियन 34 INS और एक बटालियन का नाम कोटा लीजियन, कौन सी? सेकेंड। देवली में कौन सी रहती? कोटा लीजियन। और खेरवाड़ा में MBC। MBC का पूरा नाम था मेवाड़ बीले कोर। तो नीचे लिख लो चौथी छावनी नीमच सैनिक छावनी। नीमच सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी। आगे लिख लो वर्तमान MP में स्थित, मध्य प्रदेश का जिला है नीमच। वर्तमान MP में स्थित, वर्तमान MP में स्थित, वर्तमान MP में स्थित। क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का भाग, क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का भाग, क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का भाग। नेक्स्ट सैनिक टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां या नीमच में कौन कौन सी बटालियन रहती थी? सैनिक टुकड़ियां तो दो रहती थी। पहला लिख लो 34 INS, 34 INS। INS, INS का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी 34 INS। और दूसरा रहती थी कोटा लीजियन। कोटा बटालियन बोल दो, कोटा लीजियन बोल दो, कोटा कंटेलिजेंट बोल दो, एक ही नाम है कोटा लीजियन। और कोटा लीजियन फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। कोटा लीजियन के नाम पर दो बटालियन थी, कोटा लीजियन सेकेंड या द्वितीय कोटा लीजियन सेकेंड। जो मेन कोटा लीजियन फर्स्ट थी वो कौन सी छावनी में रहेगी? देवली। तो ये है आपकी नीमच छावनी, इतनी उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देवली छावनी, देवली छावनी, देवली छावनी, देवली छावनी। देवली छावनी कहां पर है? टोंक। देवली छावनी टोंक, देवली नाम की जगह है टोंक में। बस इसमें केवल बटालियन याद रखनी है, कोटा लीजियन फर्स्ट। आगे लिख लो सैनिक टुकड़ी कोटा लीजियन फर्स्ट, कोटा लीजियन फर्स्ट, कोटा लीजियन फर्स्ट, कोटा लीजियन फर्स्ट।
कोटा लीजियन फर्स्ट, कोटा लीजियन फर्स्ट। अब देवली छावनी में एक बात और याद रखनी है कि राजा महाराजाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी छावनी विख्यात हुआ करती थी, तो देवली छावनी थी। उदाहरण के लिए बीकानेर के राजा गंगा सिंह का सैनिक प्रशिक्षण किस छावनी में हुआ था, देवली। देखो इसका मतलब ये है कि आज अपनी जो एजुकेशन है, अपनी जो शिक्षा हो रही है, क्या अपनी एजुकेशन की तरह ही राजा महाराजाओं की एजुकेशन होती थी या उनकी अलग टाइप की एजुकेशन होती थी? भाई 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले राजा महाराजाओं का शासन था। जब राजा महाराजाओं का शासन था तो राजा महाराजा अपनी तरह कोचिंग करते थे या नहीं करते थे? करते थे। आज अपनी एजुकेशन कैसी हो रही है? अपन जब 4-5 साल के होते हैं तब तक तो छोटे बच्चे रहते हैं, घर पर खेलते कूदते रहते हैं। 5 साल के बाद में अपने कोई स्कूल में नॉर्मली कोई कम उम्र में चला जाता है, कोई 1 आधा साल बाद में जाता है। एवरेज मान के चलते हैं कि 5 साल की उम्र होते ही बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है। 5 साल के अंदर वो फिर कच्ची पहली पढ़ता है, फिर पक्की पहली पढ़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आप तो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापक हो, कक्षा 1 से 5 सारे लेवल फर्स्ट वाली है ना इसके अंदर। तो मुझे ये बताओ सरकारी विद्यालय में सबसे छोटी कक्षा कौन सी होगी? सरकारी विद्यालय में जब आप अध्यापक बन जाओगे या अध्यापिका बन जाओगे तो सबसे छोटी कक्षा कौन सी होगी? पहली। पहले ये तो तुम्हें पता रहे कि यार हम कौन से टाबरों को पढ़ाएंगे, कौन सा? पहली से छोटी कोई कक्षा नहीं होगी। कच्ची पहली पक्की पहली नहीं होगी। देखो अपने जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें सबसे निम्नतम कक्षा प्रथम कक्षा ही होती है। हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों वगैरह में LKG UKG भगवान जाने कि अपने कोई KG वेजी नहीं होता। अपने अगर कोई ज्यादा कमजोर रहता तो उसको पहली 2 बार पढ़ा देते हैं कि उसको बोल देते हैं कच्ची पहली, और फिर बताओ दूसरी बार में क्या बोल देते हैं, पक्की पहली। और पक्की पहली के बाद में दूसरी में बैठ जाता है और दूसरी से बढ़ता बढ़ता 12वीं पास कर लेता है। 12वीं के बाद में BSTC कर लेता है और कुछ लोग ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं। BSTC करके 3rd ग्रेड की तैयारी करता है, 3rd ग्रेड लग जाता है और नौकरी करते करते शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, वो भी यूं पहली दूसरी करेंगे, वो तैयारी करेंगे। अपना शिक्षा का रथ यूं ही घूम रहा है। लेकिन राजा महाराजाओं के लिए नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं थी। राजा महाराजाओं की एजुकेशन 3 टाइप की एजुकेशन होती थी। सबसे पहले राजा महाराजाओं की जो एजुकेशन होती थी वो मिलिट्री एजुकेशन होती थी, सैनिक शिक्षा। राजा महाराजाओं को आर्मी की जो अलग अलग छावनियां होती थी वहां भेजा जाता था, क्योंकि एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी सेना होती थी। अगर राजा के पास सेना ही नहीं है तो पड़ोसी राजा कभी भी हमला करके राज्य के ऊपर अधिकार कर लेगा। इसलिए मिलिट्री को कैसे मेंटेन रखना है, खुद राजा को कैसे लड़ना है, मैनेजमेंट कैसे रखना है, वो सारी एजुकेशन होती थी। उनको अपन कौन सी एजुकेशन बोलते थे, सैनिक शिक्षा। राजा 2-3 साल तक अलग जगह पर ट्रेनिंग लेता था आर्मी की। जब राजा महाराजाओं की मिलिट्री एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो उसके बाद उनको मैनेजमेंट एजुकेशन दी जाती थी, प्रबंधन की शिक्षा। इतने बड़े राज्य को मैनेज कैसे करेगा, लोगों से एक घर मैनेज नहीं होता, उसमें लड़ाइयां हो जाती है। तो इतना बड़ा राज्य मैनेज करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी प्रजा है, इतनी सेना है, बीच में कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कभी बाहर से अटैक हो रहे हैं, तो पूरा मैनेजमेंट का एजुकेशन उनको करवाया जाता था राजा महाराजाओं को, कि आपको किस परिस्थिति में कैसे मैनेज करना, अकाल पड़ गया तो कैसे करना है, टैक्स व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है। और जब 2-3 साल उनकी मैनेजमेंट एजुकेशन कंप्लीट हो जाती तब उनको नॉर्मली साधारण स्कूली शिक्षा दी जाती थी। स्कूली शिक्षा में यह नहीं होता था कि उनको पढ़ा दिया गया कि पहली में कितने % बने, 7वीं में कितने बने। यूं नहीं होता था कि 10वीं के अंदर गंगा सिंह मेरिट में आए, चारों तरफ बोर्ड छपा कि गंगा सिंह को मेरिट में आने पर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ऐसा नहीं होता था। उनको क्लास नहीं पढ़नी होती थी, उनको केवल और केवल जो जरूरी भाषाएं होती थी उनका ज्ञान करवा देते थे। जरूरी भाषाओं का मतलब अंग्रेजी सिखा देते, उर्दू सिखा देते, जिन भाषाओं में उनको अन्य राजा महाराजाओं से बातचीत करनी होती वो लैंग्वेज सिखवा देते, लेटर लिखना सिखवा देते, वापस लेटर पढ़ना सिखा देते, हस्ताक्षर सिखा देते। तो जो जरूरी प्रशासन के कामों में जो पढ़ाई काम में आती, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, बातचीत करना, बस उतना पढ़ा करके उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती थी। तो उनकी एजुकेशन स्कूली शिक्षा,
प्रबंधन की शिक्षा और सैनिक शिक्षा, तीन टाइप की एजुकेशन होती थी। राजस्थान के ज्यादातर राजा महाराजाओं की जो सैनिक शिक्षा हुई थी वो कौन सी छावनी से हुई थी? देवली। इसलिए राजा महाराजाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए विख्यात छावनी कौन सी रही है? देवली। तो देवली में एक लाइन इनसे और ऐड कर लेना। राजा महाराजाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, राजा महाराजाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, राजा महाराजाओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, राजा महाराजाओं को सैनिक प्रशिक्षण के लिए यह छावनी प्रसिद्ध, यह छावनी प्रसिद्ध, यह छावनी प्रसिद्ध। महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा यहां संपन्न हुई। महाराजा गंगा सिंह, कहां के राजा है गंगा सिंह? बीकानेर के। महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा यहां संपन्न हुई। महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा यहां संपन्न हुई, यहां संपन्न हुई। गंगा सिंह की शिक्षा यहां संपन्न हुई। बस ये याद रखो। देवली छावनी में बटालियन का नाम हो गया कोटा लीजियन। और अंतिम सैनिक छावनी कौन सी? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। आगे लिख लो उदयपुर। खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। आगे लिख लो उदयपुर। खेरवाड़ा सैनिक छावनी में जो बटालियन रहती थी उस बटालियन का नाम था MBC। पूरा नाम लिख लो, मेवाड़ बील कोर। अपने जब भील जनजाति का आंदोलन पढ़ेंगे तब इसके कमांडर जेसी ब्रूक, स्थापना 1841, सहायक मुख्यालय, वो सब पढ़ेंगे। अभी क्रांति में केवल इतना ही लिखो कि खेरवाड़ा में जो बटालियन रहती थी उसका नाम था MBC, सैनिक टुकड़ी MBC। और पूरा नाम लिख लो, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। 1841 में हुई थी। ये पूरी अपने आगे टॉपिक आएगा। किसी भी चीज को कहां एक्सप्लेन करना है, मैं वहां अच्छे से, सारी चीजें एक साथ मिक्स करने का फायदा नहीं। अब जैसे मैं MBC यहां पर लिखवाऊंगा, लिखो सहायक मुख्यालय कोटड़ा, कमांडर जेसी ब्रुक, कार्य बिलों पर प्रशिक्षण देना, तो फिर आपका ध्यान क्रांति से भटक ही जाएगा। जब अपने आगे भील जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे तो भील जनजाति आंदोलन में वापस पूरा टॉपिक ही बताओ कौन सा आएगा? MBC। तो उस समय MBC को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा शब्द कहां लिखवाना है, आराम से सारा सिस्टमेटिक लिखवा दिया जाएगा। आपको निश्चिंत रहना है, जितना लिखवाया जाए उसको आप तो याद कर लेना। कहां लिखवाना, कहां कौन सी चीज को एक्सप्लेन करना है, वो मेरा सारा क्रम सेट कर रखा है। अब MBC को मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हारा छावनी से ध्यान ही भटक जाएगा। आप लिखोगे सहायक मुख्यालय कोटड़े, बिलों पर नियंत्रण स्थापित करना, कमांडर जैसीबुर्ग, इनका यहां कोई काम नहीं। इनका काम कौन से आंदोलन में आएगा? भील जनजाति आंदोलन। अभी अपने को कौन सा टॉपिक पढ़ना है? क्रांति। तो क्रांति में इतना याद रखना है कि खेरवाड़ा में एक बटालियन रहती थी, बटालियन का नाम क्या था? MBC। और MBC का पूरा नाम बताओ क्या है? मेवाड़ भील कोर। तो ये है आपकी खेरवाड़ा सैनिक छावनी। खेरवाड़ा सैनिक छावनी के साथ ही 6 सैनिक छावनियां कंप्लीट होती है। यानी क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां। सबसे पुरानी कौन सी? नसीराबाद। नसीराबाद के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद एरिनपुरा, एरिनपुरा के बाद नीमच, नीमच के बाद देवली, और देवली के बाद खेरवाड़ा। जोधपुर लीजियन किस छावनी में रहती थी? जोधपुर लीजियन किस में? एरिनपुरा के अंदर। कोटा लीजियन फर्स्ट, कोटा लीजियन फर्स्ट देवली, कोटा लीजियन सेकेंड कहां पर? नीमच। MBC, MBC कहां पर? MBC खेरवाड़ा के अंदर रहती थी। 34 INS, 34 INS, 34 INS नीमच, और मेरवाड़ा लीजियन ब्यावर, मेरवाड़ा लीजियन ब्यावर। तो ये आपके क्रांति के समय की 6 छावनियां, उस समय के राजा, पॉलिटिकल एजेंट और राजपूताना रेजिडेंसी। अब क्रांति में 2-3 बातें और याद रखो। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था
कमल का फूल व चपाती, कलम कमल का फूल व चपाती। देखो ये प्रश्न कई दफा पूछा गया है कि क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल का फूल व चपाती। लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़ करके यूं और पूछ लेगा, वो लिख करके ही दे देगा। जितने भी नए क्वेश्चन बनते हैं वो आगे वाले क्वेश्चनों से मिलते जुलते ही क्वेश्चन बनते हैं। यानी कोई क्रांति का प्रश्न आया है, आगे क्या आया उसका एक कदम आगे पूछ लेगा, एक कदम पीछे पूछ लेगा। जैसे बार बार प्रश्न आ रहा था कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है, सबका रटा हुआ था, कौन से दुर्ग में है, बयाना। और अगले एग्जाम में उन्होंने प्रश्न ये लिख करके दे दिया कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना दुर्ग में स्थित है, ये किस काल में बना है। नीचे ऑप्शन दे दिया, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, मौर्य काल, मुगल काल। तो प्रश्न वही होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंजेज हो जाता है। तो अब वो लिख करके दे देगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती है, जिसमें से कमल के फूल का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए सैनिक वर्ग, ऑप्शन दे सामंत वर्ग, ऑप्शन से राजा महाराजा वर्ग, ऑप्शन दे आम जन। यानी प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है? जैसे क्रांति का सिंबल कमल का फूल और चपाती है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जितने भी अपने सैनिक थे क्रांति में भाग लेने वाले, वो प्रत्येक सैनिक अपने हाथ में कमल का फूल लेकर दूसरे सैनिक को फूल देते और उसे रिक्वेस्ट करते कि भाई यार हम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, तो हमारी हेल्प करना। और दूसरा सैनिक फूल लेकर तीसरे को देता, चौथे को देता, यानी एक दूसरे को फूल भेंट कर क्रांति से जुड़ने की अपील कर रहा था कौन सा वर्ग? सैनिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिक क्रांति से जुड़ सके। और चपाती का प्रयोग कौन कर रहा था? सामंत। और सामंत के अलावा बताओ कौन? आमजन। राजा तो क्रांति में शामिल थे या क्रांति से दूर थे? क्रांति से दूर थे, लेकिन अंग्रेजों के समर्थन में थे। क्रांति में या तो सैनिक शामिल थे या सामंत शामिल थे या आप और मेरी जैसी साधारण जनता, मतलब कौन सा जन शामिल था? आम जन शामिल था। तो आम जन क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बंदा दूसरे बंदे को चपाती देता, रोटी देता और कहता कि तू, मैं तुझे ये रोटी दे रहा हूं, तुझे इसकी कसम है, तुझे क्रांति में भाग लेना है। और अगला बंदा अपने हाथ में रोटी पकड़ता, मतलब वो कसम में बंध जाता, उसे क्रांति में शामिल होना ही पड़ता। वो बंदा रोटी लेकर तीसरे के हाथ में देता और कहता कि ये रोटी दे रहा हूं, इसकी कसम है, क्रांति में शामिल होना। यानी सामंत और आम जन क्रांतिकारियों, आम लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए हाथ में क्या रखते थे? चपाती, और उसकी कसम दिलाते थे। और सैनिक क्या रखते थे? फूल, और फूल की कसम दिलाते थे कि तुम्हें क्रांति में भाग लेना। तो क्रांति का सिंबल है फूल और चपाती। फूल का प्रयोग सैनिक और इसका चपाती का प्रयोग सामंत और आमजन। ठीक है। नंबर 3, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो सीधा उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बताओ कौन सा था? अजमेर। इसी प्रश्न में वो लैंग्वेज चेंज करेगा और लिखेगा कि क्रांति के समय क्रांतिकारियों का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र तो अजमेर, और अपने जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उनका मुख्य सेंटर कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा कामेश्वर महादेव मंदिर। कामेश्वर महादेव मंदिर में क्रांतिकारियों ने अपने हथियार वगैरह छिपा रखे थे। और कामेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है अहुआ। अहुआ कहां पर है? पाली। फिर इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां रहा? तो राजस्थान में क्रांति का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट नजर आया था वो बताओ कहां पर नजर आया था? कोटा। और फिर इसी क्वेश्चन को पूछ लेगा कि क्रांतिकारियों की इष्ट देवी कौन सी माता थी? सुगाली माता। कौन सी थी? सुगाली माता। फिर इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्रांति जिस समय हो रही थी उस समय भारत में सबसे बड़ा पद होता था गवर्नर जनरल का, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, ये तो अपन लिख चुके हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल, एजीजी, ये सब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करते थे। इसलिए ये भी याद रख लेना कि क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पार्मस्टन। क्या नाम था? पार्मस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन, भारत का प्रधानमंत्री यानी भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पीए के नाम मैंने लिखवाई दिए हैं। क्रांतिकारियों की इष्ट देवी कौन सी माता? सुगाली। क्रांति के समय राजस्थान का मुख्य केंद्र अजमेर। क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र अहुआ। क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव
कोटा। तो ये कुछ फैक्ट है जो सीधे सीधे लिख लो नीचे। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन, 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 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम पार्मस्टन। नेक्स्ट, पार्मस्टन आधा से है, टेन है, पार्मस्टन। नेक्स्ट दूसरा लिखो, भारत का गवर्नर जनरल, यानी क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जीजी जिसे आप बोलते हो, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, राजस्थान में क्रांति का मुख्य केंद्र, राजस्थान में क्रांति का मुख्य केंद्र क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा? अजमेर, क्योंकि सारे अंग्रेज कहाँ रहते थे? अजमेर, तो सेंटर पॉइंट अजमेर ही था। क्रांति का मुख्य केंद्र अजमेर। लेकिन क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र, क्रांतिकारी ज्यादातर अपने हथियार वगैरह कहां रखते थे? आउवा, तो लिख लो क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र, क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र, क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र मुख्य केंद्र कामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव अहुआ पाली, कामेश्वर महादेव अहुआ पाली, कामेश्वर महादेव मंदिर है कामेश्वर महादेव का, कामेश्वर महादेव अहुआ पाली, कामेश्वर महादेव अहुआ पाली। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों की इष्ट देवी, अगला बिंदु है क्रांतिकारियों की इष्ट देवी। इष्ट देवी मतलब क्रांतिकारी सबसे ज्यादा किस देवी की पूजा करते थे? क्रांतिकारियों की इष्ट देवी, क्रांतिकारियों की इष्ट देवी कौन सी माता? सुगाली, सुगाली माता, क्रांतिकारियों की इष्ट देवी सुगाली माता, सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर कहां है? अहुआ, अहुआ कहां पर है? पाली। और कभी आप सुगाली माता की मूर्ति को देखेंगे तो सुगाली माता की मूर्ति में टोटल कितने मुख है? 10, और टोटल हाथ कितने हैं? 54 हाथ। तो सुगाली माता के नीचे तीर लगा के लिख लो मंदिर अहुआ, सुगाली माता का मंदिर है अहुआ, सुगाली माता का मंदिर अहुआ, अहुआ कहां पर है? पाली, अहुआ पाली। और देवी के कितने मुख है? 10 मुख और 54 हाथ, अहुआ पाली। और फिर दूसरा लिख लो 10 मुख और 54 हाथ, 10 मुख, सुगाली माता का मंदिर अहुआ पाली। और देवी के अंदर दूसरा बिंदु लिखना है सुगाली माता में कि देवी की मूर्ति जो है उसमें 10 तो मुख है, 54 हाथ है, 54 हाथ। और एक लास्ट बिंदु लिख लो, प्रतीक चिन्ह थोड़ी लिखवाया अभी, पहले एक और बिंदु लिख लो। राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, आगे लिख लो कोटा, सर्वाधिक प्रभाव कोटा। नेक्स्ट, क्रांति का प्रतीक चिन्ह,
क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह। आगे लिख लो कमल का फूल व चपाती, कमल का फूल व चपाती, कमल का फूल व चपाती। कमल का फूल जो है उसके नीचे तीर लगा के लिख लो सैनिकों द्वारा प्रयोग, यो कमल के फूल के नीचे साइड में तीर लगा लो और लिख लो सैनिकों द्वारा प्रयोग, कमल का फूल, उनके आगे लिख लो सैनिकों द्वारा प्रयोग, और चपाती के आगे लिख लेना, फूल तो सैनिक और चपाती में एक तो सामंत और सामंत के साथ में आम जनता। चपाती के आगे लिख लो सामंत व आम जन द्वारा प्रयोग, सामंत व आम जन द्वारा प्रयोग, सामंत व आम जन द्वारा प्रयोग। तो ये है भाई क्रांति की बेसिक बातें। क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति में 6 छावनियां हो गई, कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल एजेंट हो गए जो जो उस समय कार्यरत थे, महत्वपूर्ण राजा हो गए, क्रांति की कुछ बातें हो गई। अब अपने को राजस्थान में क्रांति पढ़नी है। राजस्थान में क्रांति कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की का मतलब एक साइड तो बताओ केवल कौन लड़ रहे थे? सैनिक, और दूसरी साइड बताओ कौन लड़ रहे थे? सामंत प्लस आम जन, सामंत प्लस आम जन। और सामंत प्लस आम जन का जो विद्रोह था, इनको कौन सा विद्रोह बोलते थे? जन विद्रोह। और सैनिकों के विद्रोह को क्या बोलते थे? सैनिक विद्रोह। विद्रोह बोल दो चाहे क्रांति बोल दो, एक ही बात है। तो राजस्थान में कुछ लड़ाइयां तो सैनिकों ने की थी, जैसे नसीराबाद विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? सैनिक। नीमच विद्रोह, सैनिक विद्रोह। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे कोटा का विद्रोह, तो कोटा का विद्रोह सैनिक विद्रोह है या जन विद्रोह? जन विद्रोह है। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे औवा का विद्रोह, जन विद्रोह या सैनिक विद्रोह? जन विद्रोह। आगे पढ़ेंगे भरतपुर का विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह या जन विद्रोह? जन विद्रोह। तो 4 तो अपने प्रमुख सैनिक विद्रोह हुए हैं, यानी 4 जगह तो सैनिकों ने लड़ाई लड़ी है, और 5-6 जगह, उनमें से हालांकि महत्वपूर्ण तो केवल एक ही विद्रोह है, कौन सा? कोटा। बाकी 3-4-5 जगह छोटे छोटे जन विद्रोह हुए हैं। तो अपने को पहले सैनिक विद्रोह पढ़ने हैं, और सैनिक विद्रोह के बाद कौन से विद्रोह पढ़ने हैं? जन। जब दोनों टाइप के विद्रोह पढ़ लेंगे तब अपनी क्रांति क्या हो जाएगी? समाप्त। फिर देखेंगे क्रांति का रिजल्ट क्या आया, क्रांति सफल हुई कि असफल हुई। फिर अपन देखेंगे कि सफल हुई तो क्यों हुई, असफल हुई तो क्यों हुई। और फिर देखेंगे कि क्रांति के समय कौन कौन से इतिहासकार आए, उन्होंने कौन कौन से स्टेटमेंट दिए थे, कौन कौन सी बुक्स दी थी, और उसके बाद अपनी क्रांति पूरी होगी। तो नीचे लाइन चेंज करके लिखो, राजस्थान में क्रांति 2 प्रकार से हुई। 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 दो प्रकार से नीचे यूं बना के लिख लो, एक साइड तो सैनिक विद्रोह और एक साइड लिख लो 2 प्रकार से हुई। उसमें पहला लिख लो सैनिक विद्रोह। क्रांति 2 प्रकार की थी, उसमें से पहला लिख लो सैनिक विद्रोह, एक टाइप तो हो गया सैनिक विद्रोह, और दूसरा सामंत प्लस आमजन, और इनको सामूहिक रूप से अपन कौन सा विद्रोह बोल देते हैं? जन विद्रोह। सैनिक विद्रोह और दूसरा सामंत प्लस आमजन, ब्रैकेट में लिख लो जन विद्रोह। सामंत प्लस आमजन, ब्रैकेट में लिख लो सामंत प्लस आमजन की जो लड़ाई थी उसको अपन 1 वर्ड में कौन सा विद्रोह बोलते हैं? जन विद्रोह। तो 2 टाइप की लड़ाई हुई। राजा महाराजाओं ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, लिया तो था लेकिन क्रांतिकारियों के समर्थन में या अंग्रेजों के समर्थन में? अंग्रेजों के समर्थन में लिया था, इसलिए क्रांति अपनी असफल हो गई थी। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के पहले अपन कौन सा विद्रोह शुरू करेंगे? सैनिक। तो वापस हेडिंग लगा लो सैनिक विद्रोह। अपने को ये 2 टाइप के विद्रोह एक्सप्लेन करने हैं, एक तो सैनिक और एक जन। तो वापस अपने पहली बार हेडिंग लगा लो सैनिक विद्रोह।
सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह यानी सैनिकों ने कहां कहां क्रांति की थी। अब राजस्थान में सैनिक रहते ही कितनी जगह थे? 6। भाई राजस्थान में सैनिक छावनियां थी कितनी? 6। तो आर्मी 6 जगह ही रहती थी। इन 6 में से 2 जगह कोई लड़ाई नहीं हुई थी। एक तो ब्यावर के सैनिकों ने कोई लड़ाई नहीं की और एक है खेरवाड़ा। बाकी 2 को हटा दो तो कितनी सैनिक छावनियां बची? 4। इसका मतलब राजस्थान में कुल कितने सैनिक विद्रोह हुए थे? 4। तो पहली लाइन ये लिखो सैनिक विद्रोह में, ब्यावर एवं खेरवाड़ा सैनिक छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ। ब्यावर एवं खेरवाड़ा, ब्यावर एवं खेरवाड़ा, ब्यावर एवं खेरवाड़ा, ब्यावर एवं खेरवाड़ा सैनिक छावनी में, ब्यावर एवं खेरवाड़ा सैनिक छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ यानी कोई क्रांति नहीं हुई। राजस्थान में कुल 4 सैनिक विद्रोह, राजस्थान में कुल 4 सैनिक विद्रोह, राजस्थान में कुल 4 सैनिक विद्रोह, राजस्थान में कुल 4 सैनिक विद्रोह। ये लो भाई, अब उन चारों सैनिक विद्रोह को अपने को एक्सप्लेन करना, तो पहला हेडिंग लगाओ नसीराबाद सैनिक विद्रोह, नसीराबाद सैनिक विद्रोह, नसीराबाद सैनिक विद्रोह, नसीराबाद सैनिक विद्रोह, नसीराबाद सैनिक विद्रोह। नसीराबाद के सैनिकों द्वारा जो क्रांति की गई थी उसको अपन कौन सा विद्रोह कहते हैं? नसीराबाद। सबसे पहले कुछ बातें इसमें समझनी है अपने को। नसीराबाद सैनिक विद्रोह कौन से माई को शुरू हुआ था? 28 मई, 28 मई 1857। नसीराबाद सैनिक विद्रोह में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अपन बताएंगे 2 सैनिक थे। एक सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह और एक सैनिक का नाम था गुलाब सिंह। बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह नाम के 2 सैनिक नसीराबाद के सैनिकों की लीडरशिप कर रहे थे। नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर कौन कौन सी बटालियन के सैनिक रहते थे? तो अपन ने पढ़ा था 3 बटालियन थी। एक तो कौन सी? 15वीं BNI। विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 15वीं BNI यानी 15वीं बटालियन के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की। फिर 15वीं BNI का सपोर्ट किसने किया? 30वीं BNI। 30वीं BNI बाद में 15वीं वालों के साथ लग गई थी। और एक यहां पर कौन सी टुकड़ी? मुंबई लांसर्स। इन्होंने विद्रोह के अंदर भागे नहीं लिया। ये छावनी में सैनिक रहते तो थे, इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, हमारी नौकरी का सवाल है, लड़ेंगे तो कल को नौकरी जाएगी। इसलिए कौन सी बटालियन तटस्थ रही थी? मुंबई। लड़ाई शुरू किसने की? 15वीं ने। और साथ किसने दिया? 30वीं ने। कब शुरू की थी? 28 मई। जब लड़ाई शुरू हुई तब नेतागिरी कौन कर रहे थे? बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। यह राजस्थान का प्रथम विद्रोह है, राजस्थान का प्रथम सैनिक विद्रोह है। इससे पहले राजस्थान में कहीं पर भी लड़ाई नहीं हुई थी। क्या जरूरत पड़ गई नसीराबाद वालों तुम्हें लड़ने की? कहां नौबत आ रही लड़ने की? शांति से बैठे रहते, आज पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ और कर लेते। कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी तभी बंदा लड़ा होगा, नहीं तो क्यों लड़ रहा? भाई आज आप और हम नहीं लड़ रहे हैं, अभी तक अपने शांति बनी हुई है। जिस दिन कभी आपका दिमाग खराब होगा, कभी मेरा भी होगा, तो हो सकता लड़ाई हो भी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है लड़ाई होना। तो नसीराबाद वाले जो है उनके बीच और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई क्यों हो गई? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? भाई बाकी सब शांत बैठे हैं अभी तक, राजस्थान में पहली बार नसीराबाद वाले लड़ रहे हैं, कहां दिक्कत है? अगर ये नहीं लड़ते तो हो सकता बाकी भी डरे डरे बैठे रहते। नीमच वालों को लगा यार कोई पहल ही नहीं कर रहा तो अपने क्यों, अपने भी शांति से बैठे रहो। नसीराबाद वालों ने लड़कर के पूरा सिस्टम ही देखो 10 घंटे का सिलेबस में डाल दिया। 10 घंटे 12 घंटे इसको पढ़ने में लग जाते हैं। क्या दिक्कत क्या हो रही नसीराबाद वालों को?
दिक्कत हो रही है? दिक्कत यह थी कि नसीराबाद के पास में ही बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर। लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है छावनी से अजमेर शहर की। छावनी से थोड़ा सा आगे शहर और बढ़ जाता है, तो लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है नसीराबाद और अजमेर के बीच में। नसीराबाद से थोड़ा अजमेर। अजमेर में जितनी भी अंग्रेजों के परिवार थे वो सारे कहां पर रहते थे? अजमेर। और अंग्रेज रहते तो पूरी अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे, क्योंकि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था वहां। जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे वो सब अपने परिवार के साथ ही रहते थे, उनके क्वार्टर वगैरह बने हुए थे, स्कूल वगैरह। आज भी आप कभी अजमेर जाओ तो अजमेर में देखना ज्यादातर स्कूलें जो है अंग्रेजों के नाम पर ही बनी हुई मिलेगी। सोफिया स्कूल, मेयो कॉलेज, हार्वर्ड कॉलेज, इस टाइप के जो कॉलेज वगैरह है वो ज्यादातर अंग्रेजों ने वहां बना रखे, क्योंकि उनके परिवार के लोग रहते तो टाबर वगैरह वहीं पढ़ते थे, तो वो अपने हिसाब से अपने स्कूल बना रखे थे। तो अजमेर में अंग्रेजों का पूरा परिवार रहता था। अब अजमेर में अंग्रेज रहते हैं तो अंग्रेजों की सिक्योरिटी के लिए नसीराबाद की कौन सी बटालियन की पोस्टिंग कर रखी थी? 15वीं बीएनआई के सैनिक। नसीराबाद छावनी के सैनिक तो थे, लेकिन इन ज्यादातर सैनिकों को ड्यूटी के लिए अजमेर बुलाया जाता था। आधे सैनिक दिन में ड्यूटी करते थे और आधे बताओ कहां पर ड्यूटी करते थे? रात में। और अजमेर में रहते थे और अजमेर में रहकर अंग्रेजों की सुरक्षा भी करते। अंग्रेजों के टाबर वगैरह जो बच्चे वगैरह थे उनको स्कूल भी छोड़ आते, स्कूल से लेकर के भी आ जाते। जो अंग्रेज ने इनको कभी साग सब्जी फ्रूट्स वगैरह का बोलती तो ये काम भी कर देते थे। अपन नॉर्मली अभी भी देखते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके घर पर जो सुरक्षा कर्मी वगैरह होते हैं उनको छोटा मोटा कामकाज अगर बताया जाए तो क्या वो मना करते हैं या कामकाज कर देते हैं? कर देते हैं। साहब साहब करते हुए घूमते रहते हैं। अपन कभी देखते हैं एसपी की, जो पुलिस का एसपी ऑफिसर होता है, उसके तमाम जो पास में रहने वाले लोग होते हैं कि सारे पर सारे काम कर देते हैं। तो अपने जो साधारण सैनिक थे वो बेचारे सारा काम करते थे इनका। बच्चे को स्कूल भी छोड़ते, वापस भी लाते। कोई टाबर टिंगर का कभी कभार कोई टिफिन विपन मिस हो जाता तो उनको भी लाते। तबीयत वगैरह खराब हो जाती डॉक्टर को दिखा के लाते। अंग्रेज ने इनको कोई फ्रूट्स वगैरह मंगवाती तो वो भी ला करके देते और पूरी ईमानदारी से सेवा करते थे। लेकिन आप अच्छे से जानते हो 19 मई के दिन राजस्थान के अंदर क्रांति की सूचना पहुंच गई थी। बहादुर शाह ने यह कहा था कि हम पूरे भारत में क्रांति कौन सी तारीख को करेंगे? 31 मई। बहादुर शाह ने पूरे देशवासियों से यह अपील की थी कि अपने अपने क्षेत्र में तुम 31 मई को क्रांति करना और क्रांति करते हुए दिल्ली की तरफ आ जाना। 31 मई को देश में क्रांति होगी, इस बात की सूचना राजस्थान में कौन सी मई को पहुंच गई थी? 19। और 19 मई को जैसे ही सूचना पहुंची अंग्रेजों ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी अजमेर के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर है? अजमेर। हालांकि सूचना तो कहां पर पहुंची थी? माउंट आबू। लेकिन सारे अंग्रेज 19 मई को ही अजमेर आ गए थे और अजमेर आकर के इन्होंने अपनी हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। तमाम अंग्रेज ऑफिसर वगैरह जो भी उनके विश्वास पात्र लोग थे उन सब की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि भाई दिल्ली के बादशाह का आदेश है 31 मई को क्रांति करनी है, तो राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर क्रांति हो सकती है। बादशाह के आदेश की पालना में लोग इकट्ठे होकर के हल्की फुल्की नोकझोंक कर सकते हैं। और अगर राजस्थान में कहीं से भी क्रांति की चिंगारी भड़की तो सबसे पहले जितने भी लोग होंगे वो सारे क्रांति करते हुए अजमेर की तरफ आएंगे और अजमेर आकर के अंग्रेजों को मारने का प्रयत्न करेंगे। स्वाभाविक सी बात है भाई, अपने क्रांति कर किसके खिलाफ रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ। और राजस्थान में अंग्रेज रहे कहां पर रहे हैं? अजमेर। तो जो भी क्रांतिकारी या जो भी बंदा भड़केगा वो भड़कावा बंदा सीधा बताओ कहां जाएगा? अजमेर। और किसको मारने का प्रयास करेगा? अंग्रेज। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेज परिवारों की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। हो सकता है कोई हजारों लोग अचानक भड़क जाए और वो अजमेर की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं हो कि वो अजमेर शहर के अंदर प्रवेश करके अंग्रेज परिवारों को नुकसान पहुंचा दे, कोई टाबरों को मार दे, अंग्रेजनियों को मार दे। अजमेर की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। ये मीटिंग के अंदर पूरी प्लानिंग की जा रही है। जब मीटिंग के अंदर प्लानिंग की जा रही थी उस समय जो राजस्थान का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने कहा वो सब कुछ तो ठीक है, अजमेर की सिक्योरिटी तो हो जाएगी, लेकिन मुझे एक डाउट लग रहा है। डाउट यह है कि अभी जो अंग्रेज परिवारों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो कौन सी बटालियन के पास है? 15वीं। और ये 15वीं बटालियन के जो सैनिक है इनको अपना रग रग पता है कि किस अंग्रेज का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कब वो खेलने जाता है, कौन से हॉस्पिटल से जाता है, कौन सा क्वार्टर किस अंग्रेज परिवार का, कौन सा मकान है, मकान के कौन कौन से रास्ते हैं, सब कुछ इनको पता है। और अगर 15वीं बीएनआई वाले सैनिकों का दिमाग खराब हो गया, अगर उनमें क्रांति की भावना का विकास हो गया तो 15वीं बीएनआई वाले सैनिक अंग्रेजों को सबसे पहले मार सकते हैं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि 15वीं बीएनआई को अजमेर से हटा दिया जाए और 15वीं बीएनआई को परमानेंटली कहां पर शिफ्ट कर दिया जाए? नसीराबाद।
नहीं तो ये दिन में कहां ड्यूटी करने के लिए आते थे? अजमेर। बोला कि अब इनको अंग्रेजों की सुरक्षा से हटा दिया जाए, इनका परमानेंट ट्रांसफर करके इनको नसीराबाद में रहा जाए, इनको बोल दिया जाए तुम्हें अजमेर आने की जरूरत नहीं है, और किसी ऐसी टुकड़ी को बुलाया जाए जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो और अंग्रेजों का कोई भेद नहीं जानती हो, अंग्रेजों का कोई रहस्य नहीं जानती हो। 15वीं बीएनआई वाले तो भेद जानते हैं, मोबाइल तक नंबर तक पता है किस अंग्रेज ऑफिसर का क्या मोबाइल नंबर है। इसलिए 15वीं बीएनआई को क्रांति के समय यहां रखना अंग्रेजों के लिए घातक हो सकता है। अंग्रेजों को ऐसी बटालियन को बुलाना है जो अंग्रेजों का कोई रहस्य नहीं जानता, और अंग्रेजों ने यही किया। ब्यावर में एक सैनिक टुकड़ी रहती थी, ब्यावर छावनी में टुकड़ी कौन सी रहती थी? मेरवाड़ा। यानी क्रांति से 2 दिन पहले, क्रांति 28 मई को हुई थी, 28 मई से 2 दिन पहले 25-26 मई के दिन यह कहा गया 15वीं बटालियन के सैनिकों को कि आज से तुम्हारा ट्रांसफर स्थायी रूप से नसीराबाद किया जाता है, कल से तुम्हें अजमेर आने की जरूरत नहीं है। अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब 15वीं बीएनआई के स्थान पर कौन से लीजियन की होगी? मेरवाड़ा। और जब ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए, 15वीं बीएनआई को नसीराबाद में रहने का आदेश दिया, इस बात से 15वीं बीएनआई के लोग भड़क गए और 15वीं बीएनआई के लोगों ने कहा कि यार हमने जीवन भर तुम्हारी सेवा की है, पिछले 5-7 सालों से तुम्हारे बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके इतना बड़ा कर दिया है, तुम्हारे घर के छोटे मोटे कामकाज, साग सब्जी लाना, तुम्हारी अच्छे से सेवा करना, ये सब हमने बड़ी ईमानदारी से किया, कभी तुम्हारे साथ कोई गद्दारी नहीं की। और जब संकट का समय आया, जब तुम्हें लगा कि भारत में क्रांति की बातें चल रही है, और उस समय तुम हम पर ये आरोप लगा रहे हो कि 15वीं बीएनआई के लोग हमारे राज जानते हैं, रहस्य जानते हैं, इसलिए हमारे साथ गद्दारी कर सकते हैं। अब तुमने जब हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया है, तुम ये कह रहे हो कि 15वीं बीएनआई के लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो अब हम गद्दारी करने की प्लानिंग भी करेंगे। और 26 मई को इस ट्रांसफर ऑर्डर से नाराज, बताओ कौन सी बटालियन के सैनिक हो गए थे? 15वीं। भयंकर गुस्सा था, और गुस्सा ही हो भाई, आप मेरे साथ 10 साल से रह रहे हो, आप मेरा अच्छे से कामकाज कर रहे हो, और जब मेरे ऊपर कोई संकट आए या मेरे ऊपर कोई बाधा है, तब मैं आपके ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा। आपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय उनकी सेवा के अंदर लगाया है, और वही अंग्रेज कह रहे हैं कि ये हमारे रहस्य जानते हैं, हमारे साथ कुछ भी गद्दारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 15वीं बीएनआई के सैनिकों में गुस्सा तो था, लेकिन ये भड़के नहीं थे, चुपचाप बेचारे अपना सामान पैक करके अजमेर से नसीराबाद आ गए थे। जैसे ही ये सैनिक नसीराबाद आए, नसीराबाद के मेन गेट पर ही इन्हें एक अंग्रेज ऑफिसर मिल जाता है। उस अंग्रेज ऑफिसर का नाम था कर्नल न्यूबरी। अंग्रेज ऑफिसर का नाम क्या था? कर्नल न्यूबरी। यानी नसीराबाद छावनी का जो प्रमुख प्रबंधन करता था, जो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बंदा था, उसका नाम था कर्नल न्यूबरी। अब जैसे ही अपने सैनिक ट्रांसफर के बाद छावनी में प्रवेश करने लगे, मेन गेट के ऊपर ही न्यूबरी मिला, और न्यूबरी ने भारतीय सैनिकों को कहा कि रुको, एक एक सैनिक छावनी में लाइन बनाकर जाएगा, और जिस भी सैनिक के पास जो भी हथियार इश्यू हो रखा है, यहां से किसी के पास बंदूक है, किसी के पास कुछ और है, किसी के पास 10 कारतूस है, किसी के पास 15 कारतूस है, वो हथियार हमें जमा करवा दिए जाए, ऊपर से आदेश है। अपने सैनिक इस बात से चौंक गए, बोला कि हथियार क्यों जमा करवा रहे हो? हमारा ट्रांसफर हो गया, हम यहाँ आए हैं, छावनी में रहेंगे, हथियार हमारे पास रहेंगे, और सैनिक का तो गहना होता हथियार, अगर तुम हमें निहत्था बना दोगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन न्यूबरी ने कहा कि पंचायती नहीं करनी है, जितना कहा जाए उतना काम करना है। ऊपर से आदेश है कि 15वीं बीएनआई के सैनिकों के जितने भी हथियार है वो सारे जब्त कर लिए जाए। और अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेज बहुत तेज तरार खोपड़ी के बंदे थे, उनको पता था कि हमने 15वीं बीएनआई का ट्रांसफर किया है, 15वीं बीएनआई का ट्रांसफर किया तो 15वीं बीएनआई के सैनिक आहत भी है, गुस्से में भी है, और गुस्से में वो हथियार उठा नहीं ले, हथियार चला नहीं दे, इसलिए नसीराबाद पहुंचते ही उनके हथियारों को सरेंडर करवा लिया जाए, हथियार जमा करवा लिया जाए। और नसीराबाद पहुंचते ही हथियार जमा करवाने का दबाव कौन बना रहा है? न्यूबरी। सैनिकों ने कहा कि नहीं, हथियार जमा नहीं करवाएंगे, आपको हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमने आपकी 15-20 साल से आर्मी की सेवा की है, आपने हमको गद्दार समझ ही लिया है, तुमने ट्रांसफर किया वो तो ठीक है, हम फिर भी जहर का घूंट पी के शांति से बैठे हैं, और तुम ये कह रहे हो कि हथियार जमा करवा दो ताकि हमें निहत्था बना दिया जाए, हमारे पास कोई ताकत नहीं बचे। न्यूबरी ने कहा पंचायती नहीं, जितना कहा जाए उतना कहा जाए। अपने सैनिकों ने हथियार जमा करवाने से मना कर दिया। ये जो बख्तावर सिंह, गुलाब सिंह जो नेतागिरी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि कोई भी बंदा हथियार जमा नहीं करवाएगा, हम 24 घंटे सोचेंगे और 24 घंटे के बाद फैसला
फैसला लेंगे कि हथियार जमा करवाना है कि नहीं हथियार जमा करवाना है। और अपने सारे सैनिक न्यूब्री को धक्का मारकर छावनी के अंदर एंट्री कर जाते हैं। सारे सैनिकों ने 15वीं BNI वालों ने बैठक की। बख्तावर सिंह ने उस बैठक को संबोधित किया और कहा कि कोई भी हथियार जमा नहीं करवाएगा, नौकरी जाएगी तो चली जाएगी, जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा वैसा करना है। सारे सैनिकों ने कहा कि बख्तावर सिंह जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे, हथियार जमा नहीं करवाएंगे। और अब आपके 26 मई को शाम तक सैनिकों ने हथियार जमा नहीं करवाए। 24 घंटे की मोहलत दी थी। अपने सैनिक खुद देकर आए कि हम 24 घंटे बाद सोचकर बताएंगे। 24 घंटे बाद मतलब कौन सी तारीख को सोचकर बताएंगे? 27 मई को। 26 मई को अपने सैनिक आराम से दिन भर वहां पर रेस्ट करते हैं। 27 मई को शाम को 5 बजे कर्नल न्यूब्री छावनी के जितने भी सैनिक थे उन सबको इकट्ठा करता है और कहता कि अब छावनी में जो जो भी सैनिक रह रहे हैं उन सबको हथियार जमा करवाने ही पड़ेंगे। AGG का सख्त आदेश है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, नौकरी से निकाला जा सकता है। आपने कल 24 घंटे का टाइम दिया था, वो टाइम पूरा हो गया है, हथियार जमा करा दो। बख्तावर सिंह खड़ा हुआ और बोला कि हथियार जमा नहीं करवाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे। न्यूब्री ने कहा बख्तावर तू ज्यादा नहीं बोल रहा, बैठ जा, बाकी को कोई दिक्कत नहीं, तू बार बार नेतागिरी कर रहा है। बख्तावर सिंह ने कहा कि मैंने बोल दिया कोई सैनिक हथियार जमा नहीं करवाएगा, मतलब नहीं करवाएगा, तुम्हें जो करना है वो कर लिया जाए। और ऐसा कह करके सारे सैनिक वहां से उठ गए, उस बैठक का बहिष्कार करके वहां से निकल गए। कुछ सैनिक छावनी से बाहर बाजार में घूमने चल गए, कुछ सैनिक अपने जो विश्राम स्थली बने हुए थे उनमें जाकर चले गए। न्यूब्री ने इससे अपना अपमान समझा और जैसे ही सैनिक यहां से उठकर गए, नसीराबाद के अंदर कुछ पुरानी तोपें रखी हुई थी, उन तोपों की साफ सफाई करवाना शुरू कर दिया कर्नल न्यूब्री ने। और यूं ही नॉर्मली करवा रहा था और वो उल्टा रिएक्शन हो गया। अपने सैनिकों ने जब उन तोपों की साफ सफाई होते देखा तो अपने वाले, आपको पता किसी बात को किस टाइप से वायरल करते हैं पता भी नहीं लगता, इस टाइप से बड़ा चढ़ाकर वायरल करते हैं। बेटे बेटे आदमी को सरपंच का चुनाव तक लड़वा देते हैं, तो छोटा मोटा लड़ाई करवाने में तो अपने वालों को कोई ज्यादा जोर भी नहीं आता। जब उन नसीराबाद में रखी तोपों की साफ सफाई की जा रही थी तो अपने सैनिक कुसर पुसर करने लगे और कहा कि देख अंग्रेजों ने तोपें एक्टिव करना शुरू कर दिया है, अपने कल इनको हथियार नहीं जमा करवाए, अभी अपने को उड़ाने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये उड़ाए अपने को, इससे पहले अपन इनको उड़ा देते हैं। और ये आपस में अपने सैनिक वार्तालाप कर रहे हैं। यानी भारतीय सैनिक पहले से अंग्रेजों पर गुस्सा है। गुस्से का कारण नंबर 1, एंड टाइम पर 15वीं BNI का ट्रांसफर अजमेर से करके कहां भेजा गया? नसीराबाद। गुस्से का कारण नंबर 2, नसीराबाद पहुंचते ही सैनिकों पर हथियार जमा करवाने का क्या बनाया गया? दबाव। गुस्से का कारण नंबर 3, नसीराबाद में बंद पड़ी तोपों को सक्रिय करना। इससे भारतीय सैनिकों में गुस्सा बढ़ा या गुस्सा घटा? गुस्सा बढ़ा। और चौथा प्रमुख कारण, जले पर नमक छिड़कना। नसीराबाद में जब ये शाम को 5 से 1 बजे सैनिकों की बैठक हुई थी, इस बैठक के बाद कुछ सैनिक नसीराबाद बाजार के अंदर घूमने गए थे और बाजार के अंदर घूमने गए थे तो उसी दिन सौभाग्य से बंगाल के कुछ हिंदू धर्म के गुरु नसीराबाद में यूं ही घूम रहे थे। धर्म गुरु जो होते थे वो प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहते थे। तो नसीराबाद के कम से कम 50-60 जो सैनिक थे वो बाजार में घूमते घूमते बंगाल के धर्म गुरुओं से मिल जाते हैं। और अपने लोग नॉर्मली कहीं साधु सन्यासी मिलता तो पहले पैर वगैरह छूते हैं, महाराज की जय हो, आशीर्वाद देना महाराज। और अपने सैनिकों ने बंगाल के धर्म गुरुओं का पैर वैर छुआ और उन सैनिकों ने, धर्म गुरुओं ने कहा कि खुश रहो खुश रहो, कौन हो वत्स तुम? इन सैनिकों ने कहा कि महाराज पास में ही छावनी है, यहाँ के सैनिक हैं, महाराज बड़े संकट में लग रहे हैं, कुछ हमारी सहायता कीजिए। बंगाल के धर्म गुरुओं ने कहा कि क्या संकट है बताइए। इन्होंने कहा कि संकट ये है कि कल हमारा ट्रांसफर हुआ, इतने दिन तक हम अजमेर में पोस्टेड थे, अचानक नसीराबाद भेज दिया। यहाँ आते ही हथियार जमा करवाने का दबाव बना रहे, कह रहे हैं कि नौकरी से निकालेंगे। इतने दिन तक तोपें बंद पड़ी थी, कल से अंग्रेज उनकी भी साफ सफाई करवा रहे हैं। अब आप ही बताओ हमें हथियार जमा करवाना चाहिए या क्या करें? और बंगाल के धर्म गुरुओं ने कहा कि हथियार जमा करवाओगे तो ही मरोगे, नहीं करवाओगे तो भी मरोगे, मरना तुम्हारा निश्चित है। अपने सैनिक चौंके, बोला कि नहीं करवाएंगे तो भी मरेंगे? बोला हाँ मरोगे और करवाओगे तो ही मरेंगे, बस एक ही रास्ता है, अंग्रेजों को मारो और दिल्ली चले जाओ, वहां चले जाओगे तो बच जाओगे। अगर तुमने हथियार जमा करवा दिए, तुम निहत्थे हो गए तो अंग्रेज वैसे तुम्हें मार देंगे। और हथियार तुमने रखे और अंग्रेजों का सामना तुम लगातार बोलते रहे तो अंग्रेज तुम्हें वैसे दबाव में डाल करके मारेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। एक ही रास्ता है,
कल सुबह जल्दी उठ करके और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो, जितने अंग्रेज मर सकते हैं मार डालो। और बहादुर शाह वैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम सारे क्रांति करते हुए दिल्ली आ जाओ। अपने सैनिकों ने कहा, बहादुर शाह तो 31 मई का कह रहा, आज तो 27 मई हुई है। उन्होंने कहा कि 3 दिन एडवांस चल जाओगे तो क्या हो जाएगा, पहले चल जाओ। और बंगाल के धर्म गुरुओं से प्रेरित होकर के, बंगाल के धर्म गुरुओं ने जो बातें बताई, बाकी सैनिकों ने आकर के छावनी में अपने साथियों को बता दी। बोला कि बंगाल के गुरु मिले थे और वो ये कह रहे थे कि हथियार अगर तुमने जमा करवा दिए तो मर जाओगे, हथियार तुम्हें जमा नहीं करवाने, हथियार जमा करवाने के बजाय तुम हथियार उठा लो और उठा करके दिल्ली चल जाओ। और शाम को रात को 11-12 बजे एक पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में बख्तावर सिंह ने यह कहा कि कल सुबह 5 बजे जल्दी, क्योंकि आर्मी की सुबह 5 बजे रोल कॉल होती है। रोल कॉल का मतलब आर्मी के जितने भी जवान होते हैं, भले ही वो ड्यूटी पर हो नहीं हो, सुबह 5 बजे उन्हें ग्राउंड में हाजिर होना पड़ता है। उसके बाद उनकी दौड़ वगैरह होती है, रोजाना उनका वो पीटी परेड वगैरह होता है। तो सुबह 5 बजे नसीराबाद के सैनिकों को बाजार में, वहां पर नसीराबाद छावनी में बुलाया गया। जैसे ही छावनी में बुलाया गया सुबह 5 बजे, छावनी में बुलाने वालों में एक अंग्रेज अधिकारी, तो बताओ कौन था, न्यूबरी। न्यूबरी के अलावा एक कौन था, स्पार्टिस वुड। स्पार्टिस वुड के अलावा एक ऑफिसर कौन था, मोने। एक था कैप्टन हार्डी। कैप्टन हार्डी के अलावा एक था लेफ्टिनेंट लोक। ये सारे अंग्रेज अधिकारी छावनी के अंदर उपस्थित थे और ये भी सुबह 5 बजे जक्कर के मैदान में आ गए और अपने सैनिक भी 5 बजे मैदान में आए और सुबह 1600 मीटर की दौड़ वगैरह हुई। और उसके बाद सैनिकों को केला और दूध बांटे जा रहे थे सुबह सुबह। केले और दूध बांटने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो बताओ कौन था, मोने। और जैसे ही केले और दूध बांट करके सैनिकों को लाइन बना करके नीचे बिठा दिया और बिठाते ही न्यूबरी ने कहा कि देखो नसीराबाद के सैनिकों, ऊपर से आदेश बार बार आ रहे हैं, हथियार जमा करवा दो, इसी में फायदा रहेगा। और बख्तावर सिंह गुस्से में था और बख्तावर ने न्यूबरी को बीच में टोकते हुए कहा कि न्यूबरी क्यों तू तेरा टाइम खराब कर रहा है, हमने बोल दिया हम हथियार जमा नहीं करवाएंगे। और उस समय न्यूबरी बख्तावर को कुछ हद से ज्यादा बोल जाता है। बख्तावर तो रात को 11 बजे मीटिंग करके पूरी प्लानिंग करके आया था, साथ में राइफल थी, 2 गोली किसको मार देता है, न्यूबरी को। ऑन स्पॉट ही 28 मई को सुबह 5 बजे कौन मारा जाता है, न्यूबरी को जैसे ही मारा स्पार्टिस वुड आगे बढ़ा और स्पार्टिस वुड न्यूबरी की तरफ गुस्से में लपकता है। लेकिन इधर उसी आपके बख्तावर सिंह के पास में एक सैनिक खड़ा था, गुलाब सिंह, और गुलाब सिंह ने गोली चलाई, किसके ऊपर जाकर लगी, स्पार्टिस वुड भी कौन सा वासी हो गया, स्वर्गवासी। इधर साइड में दूध कौन बांट रहा था, मोने। जैसे ये गोलियां चली, मोने यहां से अंधेरे में भागने लगा, लेकिन एक विक्रम सिंह नाम का कोई सैनिक था और उसने भागते भागते मोने के ऊपर गोली चला दी थी। मोने भी मारा गया। इधर कैप्टिनेट हार्डी और बताओ कौन था, लेफ्टिनेंट लोक। ये दोनों साइड में खड़े थे, हाथ में रजिस्टर लेकर, ये अटेंडेंस वगैरह लगाया करते थे, तो ये साइड में खड़े थे। इन्होंने जैसे ही गोलियां चली, इन्होंने अंधेरे का पीछा करते हुए इधर से भागे और सैनिकों ने इनका पीछा किया। लेकिन आप जानते हो आर्मी की कोई भी दीवार होती है तो उसके ऊपर देखना कांटों वाले तार लगे हुए रहते हैं, और ये भागते भागते छावनी की दीवार तक पहुंचे, लेकिन दीवार में आगे कांटों वाले तार थे। लेकिन जैसे तैसे करके कांटों वाले तारों को पकड़कर और दीवार में यूं कूद रहे थे, लेकिन इनकी कमीज और पैंट उन तारों में फंस गई थी, आगे लटक गए थे। इनको गोलियां लगी थी, हालांकि दोनों के दोनों पैर काटने पड़े थे, हार्डी के भी पैर काटे गए थे और मोने, क्योंकि इनको 6-6 गोलियां लगी थी पैरों के अंदर। आगे बाकी शरीर तो आगे लटक गया था, पैर पीछे रह गए थे और पैरों में गोलियां लगी थी। बाद में क्रांति के बाद हार्डी के दोनों पैर भी काटे गए थे और लेफ्टिनेंट लोक के पैर, हालांकि ये दोनों मरे नहीं थे, ये दोनों बताओ केवल क्या हो गए थे, घायल। बस इनका बचाव इतना हो गया, तार नहीं होते तो मार देते इनको, क्योंकि सैनिक पीछा कर रहे थे, ये दीवार कूदते तो सैनिक भी दीवार कूदते और दीवार कूद के मार देते। अब तारों में ये लटक गए थे, अंधेरे में इतना दिख नहीं रहता और सैनिकों ने अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग की, पैरों में गोलियां लगी थी। यानी 28 मई को सुबह 5 बजे बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद के सैनिकों ने क्रांति की। क्रांति में कितने अंग्रेज ऑफिसर मारे गए थे, 3, घायल कितने हुए, 2। जैसे ही सुबह सुबह 5 बजे फायरिंग की आवाज सुनी, बाकी अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और 30वीं बीएनआई वाले सैनिक भी थोड़ी देर में हथियार उठा करके साथ में आ जाते हैं। इन बख्तावर और गुलाब सिंह ने कहा कि अब अपने को किसी अंग्रेज को मारना नहीं है, जो मर गए वो मर गए, छावनी में जितने भी हथियार है वो सारे लूट लिए जाए, जितना भी पैसा है वो लूट लिया जाए, और पैसा लूट करके अपने को बताओ कहां जाना है, दिल्ली। और नसीराबाद के सैनिक नसीराबाद छावनी से पैसा हथियार लूट करके दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। और 18 जून
1857 को दिल्ली पहुंचकर कौन सी क्रांति में शामिल होते हैं? राष्ट्रीय। बस अपने को यहां से लड़ाई करवाते हुए इनको दिल्ली तक पहुंचा देना है। बाकी आगे दिल्ली में क्या हुआ वो राष्ट्रीय क्रांति का विषय, अपने काम की बातें नहीं है। अपने याद रखना कि 28 मई को लड़ाई करी। 28 मई को लड़ाई करके सुबह सुबह ही इन्होंने पूरे बाजार को लूटा और यहां से पैदल रवाना हुआ। रास्ते में कुछ जगह लूटपाट करते करते धीमे धीमे 18 जून 1857 को कहां पर पहुंच गए थे? दिल्ली। तो यह था भाई आपका नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद विद्रोह में कुछ बातें और भी है, लेकिन मोटी मोटी बातें समझना कि नसीराबाद विद्रोह की शुरुआत कौन से मई को? 28 मई। क्यों हुआ विद्रोह? विद्रोह का कारण नंबर 1, 15वीं BNI का अजमेर से ट्रांसफर करके कहां भेजना? नसीराबाद। रीजन नंबर 2, नसीराबाद आते ही हथियार जमा करवाने का दबाव बनाना, किसके द्वारा? कर्नल न्यूबरी। रीजन नंबर 3, नसीराबाद में बंद पड़ी तोपों को क्या करना? सक्रिय। इससे भारतीय सैनिकों में डर का माहौल पैदा हुआ और वो हथियार चलाने को मजबूर हो गए। और नंबर 4, जले पर नमक कहां के गुरुओं ने छिड़का था? बंगाल। बंगाल के धर्म गुरुओं से प्रेरित होकर के क्रांति कर दी। क्रांति किस बटालियन ने शुरू की? 15वीं। सपोर्ट किसने किया? 30वीं। किसने भाग नहीं लिया? मुंबई। नेतागिरी किसने की? बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। कितने अंग्रेज मारे गए? 3। घायल कितने? 2। राष्ट्रीय क्रांति में कब शामिल हुए? 18 जून। लिखो एक बार यहां तक की बातें, फिर कुछ फैक्ट और है वो लिख लेंगे। नसीराबाद सैनिक विद्रोह। आगे लिखो 28 मई 1857। 28 मई 1857। 28 मई 1857। नेक्स्ट, इसी में आगे लिखना राजस्थान का प्रथम विद्रोह। ये नसीराबाद का जो सैनिक विद्रोह है, राजस्थान का प्रथम विद्रोह। राजस्थान का प्रथम विद्रोह। नेक्स्ट, विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व विद्रोह का नेतृत्व आगे लिख लो बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। विद्रोह का नेतृत्व बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह। नेक्स्ट, नेतृत्व की विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो विद्रोह की शुरुआत में पहला बिंदु लिख लो 15वीं BNI। 15वीं BNI, 15वीं BNI द्वारा सूबे जल्दी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल याद रखना 15वीं BNI द्वारा। हालांकि अपनी NCERT किताब में तो लिखा हुआ है तड़के 5 बजे। क्या लिखा हुआ? तड़के 5 बजे। लेकिन अपने लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना कि सुबह सुबह जल्दी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? 15वीं BNI। नेक्स्ट, इसी में शुरुआत में दूसरा बिंदु लिखो 30वीं BNI ने सहयोग किया। 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 और एक बटालियन और कौन सी थी? मुंबई लांसर्स। सहयोग किया या तटस्थ रही थी? ये सो रहे थे, बोला तुम चलाओ गोली, हम तो 9-10 बजे उठेंगे, जो बच्चे कुचे उनको एडजस्टमेंट करेंगे। तो मुंबई लांसर्स आगे लिख लो अगला। मुंबई लांसर्स, मुंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया। मुंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया। मुंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, विद्रोह का कारण, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि लड़ाई करनी पड़ गई? विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण लिखो रीजन फर्स्ट, 15वीं BNI का अजमेर से
नसीराबाद ट्रांसफर करना, 15वीं BNI का अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर करना, अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर करना, नेक्स्ट। ट्रांसफर तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल को आप शिक्षक बनोगे, ट्रांसफर आपके भी होंगे, तो क्या आप विद्रोह कर दोगे? कर दोगे लड़ाई? लड़ाई मत कर देना, ये आगे वाली नहीं पढ़ाई जा रही और आप वाला विद्रोह कहां पढ़ाएंगे। तो अपने ट्रांसफर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम दूसरे स्कूल में जाओ, तुम्हें जाते ही कहे कि पेन कॉपी वगैरह सब सरेंडर कर दे, मोबाइल वगैरह, तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जिस स्कूल में तुम राजशाही तरीके से रहते थे और दूसरे स्कूल में जाते ही हेडमास्टर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सेम कंडीशन इनकी थी। तो लिखो दूसरा बिंदु, नसीराबाद छावनी में कर्नल न्यूब्री ने, नसीराबाद छावनी में दूसरा कारण है विद्रोह का, नसीराबाद छावनी में कर्नल न्यूब्री ने, कर्नल न्यूब्री ने, कर्नल न्यूब्री ने हथियार जमा करवाने का दबाव बनाया, हथियार जमा करवाने का दबाव बनाया, हथियार जमा करवाने का दबाव बनाया। नेक्स्ट, नसीराबाद का तोपखाना सक्रिय करना, नसीराबाद का तोपखाना सक्रिय करना, तोपखाना सक्रिय करना यानी बंद पड़ी तोपें जिन पर जंग लग चुका था, आज उनको वापस ग्रीस वगैरह कर रहे हैं, तो सैनिकों के मन में डाउट सा लगा कि यार ये कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, इससे अच्छा अपने ही हथियार चला लिया जाए। नेक्स्ट, चौथा, 27 मई शाम को, क्रांति का चौथा कारण है 27 मई शाम को, 27 मई, 27 मई शाम को नसीराबाद सैनिकों की बंगाल के धर्मगुरुओं से मुलाकात। 27 मई शाम को नसीराबाद सैनिकों की, नसीराबाद सैनिकों की बंगाल के धर्म गुरुओं से मुलाकात, बंगाल के धर्म गुरुओं से मुलाकात, बंगाल के धर्म गुरुओं से मुलाकात यानी बंगाल के कुछ धर्म गुरु आ रखे थे प्रचार करने के लिए और उन्होंने जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा वैसे ही मरना है तुम्हें, तो मरोगे ही मरोगे, हथियार उठाओगे तो भी मरोगे, नहीं उठाओगे तो ही मरोगे। और अपने सैनिकों ने कहा फिर मरना ही है तो फिर हथियार उठा के ही मरे। और अपने सैनिकों ने 28 तारीख को सुबह सुबह क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट लिखो, विद्रोह में मारे गए अंग्रेज। कौन कौन मारे गए थे? विद्रोह में मारे गए अंग्रेज, विद्रोह में मारे गए अंग्रेज, मारे गए अंग्रेज। तो लिख लो, पहला कर्नल न्यूब्री। कौन कौन मारे गए थे? कर्नल न्यूब्री, कर्नल न्यूब्री, कर्नल न्यूब्री। दूसरा मेजर स्पार्टिस वुड, मेजर स्पार्टिस वुड, मेजर स्पार्टिस वुड। जैसे इंग्लैंड में मार्क वुड गेंदबाज है, स्पार्टिस वुड, स्पार्टिस वुड मार्क वुड के परिवार में ही होगा कोई। स्पार्टिस वुड, मेजर स्पार्टिस वुड। नेक्स्ट, दूसरा मोने। मोने की कोई गलती नहीं थी, ये तो बेचारा केले बांट रहा था, दूध बांट रहा था, हालांकि ऑफिसर था ये भी, लेकिन इसको गलत मारा। ये विक्रम सिंह ने मारा था इसको, विक्रम सिंह ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। फिर कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया। मोने,
तो ये 3 बंदे यहां पर मरे थे। घायल कितने हुए थे? 2। लिख लो घायल अंग्रेज, घायल, घायल अंग्रेज, घायल अंग्रेज। कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, लॉक तारों में लॉक हो गया था। कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट ले के आगे बिंदी लगा लो, लेफ्टिनेंट लॉक, लेफ्टिनेंट लॉक। तो ये 2 घायल हुए और 3 छावनी में ऑन स्पॉट ही मारे गए थे। तो अब अपने सैनिक इनको मारने के बाद कहां चले गए? दिल्ली। तो लिख लो नसीराबाद के सैनिक, नसीराबाद के सैनिक छावनी को लूटते हुए, नसीराबाद के सैनिक छावनी को लूटते हुए 18 जून 1857, 18 जून 1857 दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हुए, राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हुए, राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हुए। ये लो भाई, अपना काम था इनको दिल्ली पहुंचाना, दिल्ली पहुंचा दिया। कौन सी तारीख को पहुंचा दिया? 18 जून। अब नसीराबाद, अभी विद्रोह में 2-3 बातें और है। नसीराबाद में जब गोलियां चल गई थी तो जो बाकी अंग्रेज परिवार, क्या नसीराबाद में जब विद्रोह हुआ था तो नसीराबाद में जितने भी अंग्रेज रहते थे वो सारे मारे गए या कुछ जीवित थे? जीवित थे। कुछ अंग्रेज परिवार वहां पर, जैसे न्यूबरी है तो न्यूबरी की फैमिली भी वहीं पर रहती है, हार्डी, लोक, इन सब के परिवार छावनी के अंदर ही रहते थे। तो जो बचे कुचे अंग्रेज थे, क्या अब उन अंग्रेजों का नसीराबाद के अंदर मन लग जाएगा? क्या उनका लगेगा या वो नसीराबाद छोड़कर जाना चाहेंगे? मान लीजिए अभी अपन यहां पर बैठे हैं और बाहर अपने मेन गेट के ऊपर अपने 2-3 लगभग 200-300 आदमी आए और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे और 5-7 लोगों को मारकर चल जाए और कल तुम्हें सुबह 9 बजे वापस इसी क्लास में बैठा कर पढ़ाया जाए, तो एक बार थोड़ा मन घबराएगा या नहीं घबराएगा? अभी आज ही यूं अंधाधुंध फायरिंग की जाए, यहां पर बाहर चारों तरफ से गोलियां, एक आधी गोली कमरे के अंदर भी आए, एक आधी ऊपर से भी निकले, किसी को छुए नहीं लेकिन गोली ऊपर से निकले और 2-3 लोगों को मार दे, और अगले दिन आपको सुबह जल्दी यूं कहा जाए कि 6:30 बजे तुम्हारी क्लास से अंधेरे में आ जाओगे। मतलब इतने बड़े योद्धा हो कि डर तो लगता ही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा। कुछ लोगों को तो डर के, गोली तो छोड़ो, कुछ लोग तो अगर मरे हुए आदमी को देख ले तो 5-7 दिन तक तो वैसे नींद नहीं आए उनको, रात को वो दिखता मरा हुआ, यूं आंख कैसी दिखती है। तो गोली चलना तो दूर की बात है, मरे हुए को देखने के बाद नींद नहीं आती। तो जो बचे कुचे अंग्रेज थे उनका यहां छावनी में मन नहीं लग रहा था। तो मन नहीं लग रहा था तो कहां ले जाएं? इन अंग्रेजों को कहा कि अजमेर ले जाओ, तो इन अंग्रेजों ने अजमेर जाने से मना कर दिया। बोला अजमेर वाले तो वैसे ही मरेंगे, क्योंकि अजमेर वाले तो हिट लिस्ट पर थे, जो भी क्रांतिकारी आएगा वो टारगेट अजमेर पर था। इसलिए नसीराबाद वाले जो अंग्रेज थे इनको अजमेर के स्थान पर कहां ले जाया गया था? जोधपुर। यानी नसीराबाद छावनी के अंग्रेज परिवारों को जोधपुर के किस महाराजा ने संरक्षण दिया था? तखत सिंह। लेकिन नसीराबाद छावनी के अंग्रेज परिवार जब जोधपुर जा रहे थे तब रास्ते के अंदर एक कर्नल पेनी नाम का अंग्रेज ऑफिसर था, और इस कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ गया था और कर्नल पेनी मारा गया था। और ये कर्नल पेनी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में मारा गया था। पूछा गया था कि जो नसीराबाद छावनी से अजमेर जाते समय रास्ते में किस अंग्रेज अधिकारी की मौत हुई थी? तो रास्ते में पेन हुआ पेनी को, पेन होकर के पेनी को हार्ट अटैक आया, और नसीराबाद से अजमेर जोधपुर जाते समय मरने वाला बंदा कौन था? पेनी। और छावनी में लड़ाई के समय मरने वाले कितने थे? 3। और ये बाद में लड़ाई में नहीं मरा, ये तो हार्ट अटैक से मरा था। तो नीचे एक लाइन और लिख लो, नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को, नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को
नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को सुरक्षा हेतु जोधपुर महाराजा तखत सिंह की शरण में ले जाया गया। सुरक्षा हेतु जोधपुर महाराजा तखत सिंह की शरण में ले जाया गया। नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को सुरक्षा हेतु जोधपुर महाराजा तखत सिंह की शरण में ले जाया गया। नसीराबाद के अंग्रेज परिवारों को सुरक्षा हेतु जोधपुर महाराजा तखत सिंह की शरण में ले जाया गया। अब जब इनको शरण में ले जा रहे थे तो रास्ते में कौन मर गया था? पेनी। लिख लो, रास्ते में कर्नल पेनी का निधन हुआ। रास्ते में कर्नल पेनी का निधन हुआ। रास्ते में कर्नल पेनी का निधन हुआ। कर्नल पेनी का निधन हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नसीराबाद विद्रोह की। कर्नल पेनी की मृत्यु के बाद नसीराबाद की मुख्य बातें कंप्लीट हैं। बाकी नीमच का विद्रोह वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक पर्ची है, राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, बुक के लेखक कौन है? वैसे ही आगे सारे साहित्यकारों में पढ़ेंगे, लेकिन इसका लेखक है नाथूराम खड़गावत। जब क्रांति पूरी होगी तब इनके लेखक वगैरह पढ़ेंगे। इसका उत्तर है नाथूराम। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।